मुफ्ती शमून कासमी जी ने बहुत अहम बात कही थी कि तमाम जो मजहब हैं उन्हें एक साथ मिलकर रहना चाहिए और यही हमारे देश की ताकत भी है। लेकिन इस ताकत को समझने वाला कौन है, ये समझने की कोशिश करें। मुरारी शरण शुक्ला जी, आपको लगता है अब वक्त आ गया है जब सबको एकजुट होकर जो देश को बांटने वाली ताकतें हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए? PFI पर बैन अब तक क्यों नहीं लग पाया? इस बात को लेकर कभी विचार होता है क्या संघ में? संघ को प्रतिबंध लगाना नहीं है, क्योंकि संघ गवर्नमेंट की या शासकीय अथॉरिटी नहीं है। संघ या विश्व हिंदू परिषद प्रशासनिक इकाई नहीं है, प्रशासनिक संगठन नहीं है, इसलिए यहाँ ये बात मैं उपयुक्त नहीं मानता। लेकिन सरकार की नीतियों पर आपका कितना असर होता है सर, ये तो आप भी जानते हैं, देश भी जानता है। नहीं, कविता जी आपके मूल प्रश्न पर मैं आता हूँ, वो प्रश्न रह जाएगा। ये झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जब शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है, रविवार की छुट्टी निरस्त कर दी जाती है, तब ये सारे मौलाना मौन रहते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जब उर्दू स्कूल लिख दिया जाता है, ये लिखने वाले कौन लोग हैं, इस मुद्दे पर सारे मौलाना मौन रह जाते हैं, पूछने पर भी जवाब नहीं निकलता है। जब ये धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ किसी ने एक टिप्पणी कर दी तो सर कलम करने का फतवा जारी गली गली से करने लग जाते हैं, तब ये सारे मौलाना मौन हो जाते हैं। आखिर सलमान रुश्दी मुसलमान है कि नहीं? सलमान रुश्दी को ये मुसलमान कहेंगे या उस पर हमला करने वाले को मुसलमान कहेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूं। तस्लीमा नसरीन को मुसलमान कहेंगे या तस्लीमा नसरीन पर फतवे जारी करके उसको अपना देश छुड़वा देने वाले मुसलमान हैं? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। आखिर ये कहां खड़े होते हैं, किस स्टैंड पर ये खड़े होते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं। आखिर पकड़े गए आतंकवादियों को, आतंकवादी वारदातों को अंजाम देकर पकड़े गए आतंकवादियों को मासूम कहने वाले कौन लोग हैं? आतंकवाद का धर्म नहीं होता ये कहने वाले कौन लोग हैं? आतंकवादियों को पैम्पर्ड करने वाले, पीड़ित बताने वाले, गरीब घर का बच्चा बताने वाले ये कौन लोग हैं? आखिर इनकी इस दोहरी बातों का जवाब हमें कब मिलेगा? मजहब की बात जब ये करते हैं तो असहिष्णु हो जाते हैं। आपके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, बोलने वालों के खिलाफ आप आए दिन फतवे जारी करते हैं। जुम्मे के दिन मस्जिदों से भीड़ निकालकर देश भर में हुड़दंग फैलाते हैं। आप ये आए दिन कर रहे हैं। भारत के संविधान की संप्रभु संरचना को आप चुनौती दे रहे हैं रोज रोज, और ये सब हुड़दंगियों के पक्ष में आप मौन रहते हैं। कलीमुल साहब, क्या कट्टरता एक बहुत बड़ी चुनौती? कलीमुल साहब, कट्टरता एक बहुत बड़ी चुनौती इस्लाम के सामने? जी हाँ, कट्टरता बहुत बड़ी चुनौती है देश के सामने जी। उन कट्टर और फांसीवादियों के हाथ में देश की सरकार भी है, खासतौर से RSS, जिसको संघ परिवार है इनका। इन्होंने बाकायदा अपने घटक दल बनाए हुए, एक को नफरत फैलाने, एक को अराजकता फैलाने। RSS ने आपके किस मौलाना के खिलाफ फतवा जारी किया, सर कलम करने का फतवा जारी किया? मुझे एक उदाहरण बताइए। आप अनाप शनाप बोल रहे हैं। क्या बात कर दी आपने? आप चुप रहिए। अरे आप खुद कट्टरवादी हैं यार। ये क्या है आपका? 5 मिनट के लिए फौज हटाने की बात आपके नेता दंगे फसाद की बात सार्वजनिक मंचों से करते हैं। आप मुझे बताओ, RSS के किस नेता ने किस मौलाना के खिलाफ फतवा जारी किया? मुझे जवाब चाहिए। RSS का नाम लेकर विश्व हिंदू परिषद का नाम लेकर मनगढ़ंत बातें मत करिए। मनगढ़ंत बातें आप नहीं कर सकते। आपको पोल खोलूंगा मैं, और आप सुनिए। आप क्या पोल खोलोगे? आपकी पोल खुली हुई है, आपकी पोल खुली हुई है। भारत का विभाजन आपका इतिहास गद्दारों का इतिहास है। तुम क्या? आपका इतिहास गद्दारों का इतिहास है। आपका इतिहास गद्दारों का इतिहास है। जानते हैं हम इतिहास कितना है। आप सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए तो मैं सुनाऊं। क्या सुनेंगे हम आपको? हम सभी के खिलाफ सुनेंगे क्या? है सुनिए ना धैर्य, है सुनने का धैर्य। अरे हम नहीं सुनेंगे, जो अच्छी बात है वो सुनेंगे। सुनने का कोई मतलब नहीं है। आप पहले इस शब्द को वापस लीजिए। RSS को लेकर जो आपने कहा, RSS को लेकर जो आपने कहा है, शब्द वापस लीजिए। झूठ सुनी जाती है। राजस्थान के अरे आप RSS जैसा बन ही नहीं सकते कभी। आप तो आतंकी लोग हैं। आप कट्टरता बात फैलाते हैं। आप देश के अंदर तमाम तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं।
अपने झूठ बोलने के धंधे को बंद करो। मैडम आप देखिए ये दोनों एक साथ इनको जो है मिर्ची लग रही है, जबकि मैं हकीकत मिर्ची नहीं लग रही है। मेरी सुनिए, आप मजाक कर रहे थे कलीमुल्ला साहब, बात पूरी करिए। बारे में बात क्यों करी? क्या कह रहे थे आप? जी, जब ये आपने आरएसएस आप लोग अब जवाब सुन लीजिए, आप दोनों जवाब सुन लीजिए, आपको आप आरएसएस दोनों से जवाब क्या सुन लेना? लीजिए। ठीक, आपकी बात पहुंच गई कलीमुल साहब। आपको शर्म आनी चाहिए कि कितने ही मुस्लिम मुझे बस्तियों में आरएसएस ने कितना बड़ा बड़ा काम किया है। देश का सबसे बड़ा संगठन है मुस्लिम राष्ट्रमंच। छुपा लीजिए, मैं बोलूं। देश का सबसे बड़ा मुसलमानों का संगठन है मुस्लिम ठीक है, राष्ट्रमंच। ठीक है, ठीक है, आप तो जवाब संगठन दीजिए। संघ जी, देखिए, संघ परिवार का ही हिस्सा है ये जो बीएचपी के प्रवक्ता है, संघ परिवार का ही हिस्सा है वो मुरारी शरण शुक्ला है, संघ परिवार का ही हिस्सा है वो मुझे गर्व है। अरे हमें ये गर्व है, बताइए ये कौन संघ पास के स्वयंसेवक है, हमें गर्व है, क्योंकि हमें गर्व है, एआईएमएम की तरह भारत का विभाजन, हमें गर्व है कि हम संघ के स्वयंसेवक हैं। इस देश में 1.5 लाख से ज्यादा सेवा के मतलब चलते हैं हमारे। गरीब आदमी को रोटी देना, उसको रोजगार देने का काम करते हैं हम लोग। सबसे हमें इसका स्वाभिमान है, हमें गर्व है। करने ही दिया था, इस भारत की भूमि के लिए हम काम कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। अरे हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया इस देश के लिए। वो संघ के स्वयंसेवक थे। आपको क्या पता है? आपको क्या पता है संघ के बारे में? कलीमुल साहब, आपके लिए पार्टी बड़ी है या देश? पार्टी बड़ी है या देश? को डिफेंड कर रहे हो, इस बात से बचो, इस बात से बचो कि पीएफआई को डिफेंड कर रहे हो। पीएफआई को डिफेंड मत करो। आप पीएफआई के साथ खड़े हैं। डिफेंड मत करो, टेररिज्म को। जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ, एक मिनट। जवाब देने दीजिए ना। जी, जी, पीएफआई के साथ हैं आप। आप कहते हैं कि आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, फिर आप पीएफआई को टेररिस्ट मानते हो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं। केरला में प्रतिबंधित है, डॉक्टर जोसेफ का हैंड चॉपिंग करने वाला संगठन है पीएफआई। पीएफआई दिल्ली दंगों की फंडिंग करने वाला संगठन है। पीएफआई रोहिंग्या मुसलमानों का आधार कार्ड बनवाने वाला संगठन है। पीएफआई उनका राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड बनवाने वाला संगठन है। बांग्लादेशियों को बसाने वाला संगठन है। आप उसको गलत मानते हो कि नहीं? आप ये बताओ, आप ये बताओ। मैं बता रहा हूँ आपको। कलीमुल साहब, क्या पूरी पीएफआई की फौज ऐसी तैयार हो रही है फर्जी आधार कार्ड के जरिए? कपूर कमीशन ने बाकायदा कहा कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ है, चूंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं मिल पाए, इसलिए उनको सजा नहीं हुई, इसीलिए उनको बैन भी किया गया। तो आरएसएस का जो इतिहास है वो हमें पता है सुप्रीम कोर्ट के क्या आतंकवाद और क्या आतंकवाद नहीं। अब आइए दूसरे नंबर पे, क्योंकि हाईकोर्ट का 18 डिसीजन है आरएसएस को क्लीन चिट देने वाले। आरएसएस पर से प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। तुम कि कपूर कमीशन की बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट को नकारते हो। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा बताओ, नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहोगे? अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी किसकी बड़ी है? हाईकोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आरएसएस के पक्ष में है। आतंकवादी मानते हो? साजिद जी, मुझे लगता है सबसे समझदार आवाज आज की आप ही की होगी। सबसे सशक्त और सबसे समझदार आवाज आप ही की होगी। नहीं, मैं पूछता हूँ, क्या साजिद साहब, आप आतंकवादी मानते हो? जिन्होंने ऐसा तो नहीं कि पार्टियां जो हैं, इस तरह की पार्टियां यही देश के लिए असली खतरा है, ये सोच। जी, आप मुझसे पूछ रही हैं मैडम? कविता जी, मुझसे कुछ पूछा आपने? मैंने जी, सुना मुफ्ती नहीं। शमून साहब, जी 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 क्या पूछा, जरा मुफ्ती दोहराइए। साहब, सबसे संजीदा समझदार आवाज आप ही की लग रही है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि किस तरीके से अब देश के लिए खतरा हो जाती है जब एक सोच, तो सोच को जवाब देना, उसे दबाना भी जरूरी है। हाँ, देखिए कविता जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा दौर में जिन आपदाओं से निकल के हम आए हैं और उसमें जिन स्वयं सेवक संगठनों ने काम किया है, उसमें आरएसएस ने भी बहुत रचनात्मक कार्य किया है और हमारे देश की सरकार एक अच्छा कार्य कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो अभी मैंने पहले कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर हमारी नीति होनी चाहिए। और सरकारों को, क्योंकि हम इससे पहले हम हज़ारों साल से यहाँ गुलाम थे, 200 साल इंग्रेज़ जो है यहाँ हुकूमत करके गया, हमारे अंदर डिवाइडेशन पैदा कर गया। हमें उस डिवाइडेशन को रोकना है, हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं और आज सरकार उसकी तरफ काम कर रही है और मैं समझता हूँ सरकार को उस पर काम करना चाहिए। देखिए, सरकार का रचनात्मक कार्य अभी सामने आया
कि हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना के अंदर जिस बीजेपी के नेता ने हजरत मोहम्मद साहब का अपमान किया, उसे फौरन पार्टी ने निलंबित कर दिया। अभी ये न्यूज आई बिल्कुल कि फौरन निलंबित कर दिया उसे। आप ही पढ़ रही थी, देखिए। जी जी तो जी, ये सब सकारात्मक कार्य हैं और हमें सकारात्मकता की तरफ जाना चाहिए। हमें इन विघटन कार्यों की तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पीएफआई हो या कोई अन्य संगठन हो। अगर कोई अलगाववाद की बात करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें यहाँ फलने फूलने का मौका नहीं देना चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, हमारे नफ़े और नुकसान एक है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं और अगर ये दूध और खून के रिश्ते खंडित होंगे तो ये सारे देश का नुकसान है। और एक समुदाय, एक बिरादरी, एक समुदाय अगर विकास की राह में पीछे रह जाएगा तो देश आगे नहीं जा पाएगा। इसलिए आज के प्रधानमंत्री का जो विजन है वो बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मैं ये समझता हूं कि देखिए, इतना बड़ा देश है, सबको खुश नहीं किया जा सकता, मगर उसके बावजूद भी सरकार जो है वो अपने अच्छे कार्यों की तरफ बढ़ रही है। अब आपने देखा जैसे दिल्ली के अंदर कुछ लोग आए थे, कहते थे कि हम तो कुछ अलग से करेंगे। ऐसा अलग से कर रहे हैं कि एक एजुकेशन मिनिस्टर भी वही है और शराब का मिनिस्टर भी वही है, आबकारी का मिनिस्टर भी वही है। भाई, आपके करनी और कथनी में अंतर क्यों है? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे नफ़े और नुकसान एक है, हमें जो कहना चाहिए वो करना चाहिए। आज अगर देश का प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा कि हम सबका साथ और सबका विकास की हमारी प्रतिबद्धता है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों में आने वाले लोगों ने कहा था कि हम कुछ हटके काम करेंगे। आज बताइए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया किस मुंह से जनता को जवाब देंगे? कि आप बताएं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने एजुकेशन का मॉडल बहुत अच्छा कर दिया, वो तो उनकी बात है, लेकिन हमारा आज का मुद्दा कुछ और है। बात उन ताकतों की हो रही है मुफ्ती साहब जो देश के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मैं जल्दी शुरू करूंगी क्योंकि हमारे साथ जी कविता जी मैं यही कहना चाहता हूं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सख्ती से रोकना चाहिए। ये देश हमारा बहुत खूबियों से भरा हुआ है और हर धर्म जो है वो खुशबू की बात करता है, जोड़ की बात करता है, तोड़ की नहीं करता। हम एक नरो नारी नहीं, हम बहनों और भाइयों का परिवार है, जिसे हमारे इसी देश के एक महान विद्वान, जब उन्होंने शिकागो के अंदर कहा था, भाई और बहनों, विवेकानंद की आप बात करें, स्वामी विवेकानंद की, जी जी घंटों तक जी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात कर रहा हूं। तो आज हमें स्वामी विवेकानंद जी के रास्ते पर चलना है, हमें अशफाकुल्लाह खान के रास्ते पर चलना है, हमें उन कार्यों के जमातों के ऊपर नहीं जाना चाहिए जो देश के अंदर वैमनस्य पैदा कर रहे हैं या नफरत पैदा करते हैं। साजिद रशीदी साहब बढ़ना चाहिए। जी साजिद साहब, इत्तेफाक रखते हैं आप? जी बोलिए। हेलो जी, मेरी इत्तेफाक आवाज आ रही है रखते हैं आपको? आप इनकी बातों से, मुफ्ती साहब की? हो गया शायद आपको। साजिद साहब, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? बंद हो गया। फोन दे दीजिए। कलीमुल साहब, देश की ताकत क्या होनी चाहिए? धर्म बड़ा है या देश बड़ा है? संविधान है और संविधान में और एक बात बड़ी साफ तौर पे कही गई है कि इसके मजहब नहीं है और सारे मजहब इसके हैं। बिल्कुल। अनेकता में एकता, इसकी ताकत है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब तक हम तमाम मजहब का, तमाम कल्चर का, तमाम जबानों का, तमाम इलाकाइयत का एहतराम नहीं करेंगे और एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक इसकी ताकत सही मायनों में हम हासिल नहीं करेंगे। अभी कुछ पार्टियां, कुछ लोग उसको तार-तार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सबको मिलके उन्हें हरा देना चाहिए और उससे भी बड़ी जो ताकत है जो संविधान के रूप में हमें मिलती है वो है जमहूरियत, यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र को लोग जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, खास तौर से लोकतंत्र के जो इदारे हैं, जो इनके इंस्टीट्यूट हैं, उनको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें उनसे रोकना होगा। और उसमें ही आती है हमारे स्कूल, उसी में हमारी आती है पुलिस, उसी में आती है हमारी अदालतें। इन सबका हमें सम्मान करके संविधान के अंतर्गत अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हैं तभी हम देश के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, ना कि हम दूसरे को हम एलिनेट करने की कोशिश करें, आइसोलेट करने की कोशिश करें। और जिस तरीके से डेमोक्रेसी की एक परिभाषा है पूरी दुनिया में कि डेमोक्रेसी हेल्थी वही है जहां वहां की माइनॉरिटी सेफ है।
अगर माइनॉरिटी सेफ आपको लगता है यहाँ पर कोई खतरा है माइनॉरिटीज को? नहीं है, हेल्दी नहीं है। आप महसूस कर रहे हैं खतरा? है कहाँ ये? यहाँ खतरा है। अभी आज ही किस तरह का खतरा है? देखिए राजस्थान किस तरह का में खतरा और बीजेपी के कहाँ खतरा हुआ? देखिए राजस्थान में कल बीजेपी के एक्सएमएलए ज्ञानदेव राउत कह रहे हैं कि माइनॉरिटी हमने नहीं इनके है 5 मारे देश के। और ओपनली कह रहे हैं कहाँ उसके से? खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो खतरा नहीं है। अरे जहां मैं- कार्रवाई हुई वो आपने किसानों नहीं के- देखा। आप बहुत देखिए, सिलेक्टिव हियरिंग करते हैं आप। हाँ, नहीं, बहुत बिल्किस सिलेक्टिव बानों हियरिंग के- करते हैं आप। नहीं, यही बिल्किस मसला है। बानों के- आप नहीं, अभी भी बिल्किस बानों के रेपिस्ट, बिल्किस बानों के हत्यारे, उसकी फैमिली के 14 मेंबर के हत्यारों को एक सुर में पूरे देश ने केंद्र सरकार की मदद से छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल उसको खतरा है, पूरी दुनिया कह रही है खतरा है। अब इसमें सिलेक्टिव और आपका सिलेक्टिव है, वो तो बड़े सिलेक्टिव होते हैं ये लोग। नहीं, ये तो आपका सर तन से जुदा, सर तन से जुदा देखिए के कभी विरोध वीएचपी नहीं कुछ नहीं करते कहेगी वो। इस बच्चों को। वीएचपी इन सब कामों के पीछे क्या है। पीएफआई को समर्थन ये तो- इसी बात को लेकर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध करना है? अरे वीएचपी हम जितना तो- काम हम- करता है आप कर ही नहीं सकते। हम वीएचपी या बजरंग दल या VHP आरएसएस जितना या समाज का BJP कार्य करता जो है, असली कर ही चेहरा नहीं सकते है आप। उसे देश के सामने लाते हैं कि ये देश के संविधान विरोधी है, ये देश हमारे हमारे फैलाते लाखों हैं, स्कूल इसलिए हम चलते इनकी हैं मुखालफत देश करते में, हैं। जिसमें मुस्लिम बच्चे भी तो पढ़ते मुझे हैं। बताओ आपने राजस्थान मुस्लिम हाईकोर्ट को बच्चे भी हाईजैक पढ़ते क्यों हैं। किया था? आपने अफरोजुल के हत्यारे रकबर के हत्यारे हम पीएफआई की बात कर रहे हैं, हम गणेश उत्सव की बात कर रहे हैं। कलीमुल साहब, ये डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनको कुछ आता नहीं है, कुछ पता नहीं है बोलना क्या है। अभी तस्वीर थम गई है तकनीकी खामी की वजह से, लेकिन जल्दी से मैं रुक करूंगी। साजिद रशीदी साहब भी हमारे साथ है, मुस्लिम धर्मगुरु। साजिद साहब, जी आपको लगता है पीएफआई जैसे संगठन जब सामने आते हैं और इस तरह के बैन का बोलिए। वो ऐलान करते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जो आपका धर्म है वो भी एक अलग नजरिए से पेश होता है? देखिए कविता जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब तक इस देश में संविधान है, इस देश को हिंदू राष्ट्र कैसे कहा जा सकता है, या स्कूलों में धार्मिक चीज़ें कैसे दाखिल की जा सकती हैं? आप मुझे बताइए। या तो आप देश के संविधान को जला दीजिए, देश के संविधान को ख़त्म कर दीजिए, और फिर कहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है। हम मान बिल्कुल, लेंगे वो आपकी दिन बात। कभी नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि देश संविधान संविधान के से चल होते रहा है, किसी हुए की सनक से कोई नहीं चल आदमी रहा है, ना टीवी किसी पर पार्टी बैठकर की ये सनक कहे से कि चल ये रहा हिंदू है, राष्ट्र ही ना है। किसी संगठन की सनक से चल रहा है, नहीं, ना किसी आप व्यक्ति मुझे विशेष की सनक बताइए, से आपके चल रहा है। चैनल पर बैठकर एक लेडी ये कह रही है, मैंने उन्हें वही रोक दिया, अरे मैंने उन्हें सुनिए वही ना, रोक दिया, आपके मैंने चैनल उन्हें पर वही रोक बैठकर दिया। एक लेडी ये कह वही रही रोक है कि दिया। ये हिंदू राष्ट्र है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं कहाँ है, रोक नहीं दिया है, आपने? तभी बोल दिया। आप उनसे नहीं है, कहिए कि अपने नहीं बयान है। वापस लें। हमारा आप उनसे चैनल कहिए का अपना मंच बयान ऐसे वापस ऐसे लें। किसी देखिए, आप गलत अपनी बयान नैरेटिव आप को कहिए सपोर्ट अपना नहीं बयान करता वापस है। लें। बिल्कुल नहीं करता है, उसी वक्त बोल आप दिया इनसे था। कहिए माफी मांगे। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए छुट्टी होती है। जी। आप इनसे कहिए ना माफी मांगे। स्कूलों में छुट्टी इन्होंने किसने की इन्होंने है? उस आपके बात से चैनल आगे पर बैठकर बढ़िए, ऐसी बात क्यों उस कही बात है? से आगे बढ़िए। हम पीएफआई की इनसे बात कहिए कर माफी रहे हैं, मांगे। पीएफआई बैन की बात कर रही है, दिल्ली दंगों में फंडिंग की बात PFI सामने की बात आती होगी। है। PFI ऐसा की हैरान बात कर होगी, देने पहले वाला इस पर बात कर दस्तावेज लीजिए। लिटरेचर मिलता इन्होंने है, ऐसी जिससे बात पता आपके चलता चैनल है। पर बैठकर क्यों कही है? मुफ्ती साहब, पता चलता है ये आपकी 2047 जिम्मेदारी बनती में है। भारत क्या आप- को क्या आप इस मुसलमान देश को राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने के घोषित लिए करना चाहते हैं? मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। क्या आप समर्थन कर रहे हैं उसका? ये मेरा आपसे सीधा सवाल है, वक्त की कमी है। अरे कविता सटीक जी, जवाब। आप मुस्लिम राष्ट्र की बात छोड़ दीजिए। यहाँ तो हिंदू राष्ट्र का ऐलान किया जा चुका। आपके टीवी पर ऐलान कर दिया हिंदू राष्ट्र उसको के लिए। मैंने नकार दिया। आप मुस्लिम अपना राष्ट्र की बात अपना कर रही एजेंडा हैं। मत चलाइए सर, अपना एजेंडा मत कहाँ चलाइए। वो बैठी हैं वहीं पे आप? नकार दिया था, मैंने नकार दिया था, नहीं, आप नकार दिया, मेरा नकार एजेंडा दिया, है, मना ये कर आपका दिया। एजेंडा है। नहीं है, नहीं है, नहीं अगर कोई है। हिंदू आप राष्ट्र बताइए कहता है तो 2047 उसको में क्या चुपचाप है? सुन लेती हैं आप। 2047 अगर में कोई क्या है? मुस्लिम राष्ट्र कहता है तो आप उस पर भड़क जाती हैं, इसका क्या मतलब हुआ? जी, ये एजेंडा किसका है पता नहीं है सबको। देखिए मेरा दिल्ली देश दंगों मेरा की देश अरे दिल्ली भाई साहब, दंगों अपनी की संस्कृति फंडिंग को अपने करने पास वाला रखिए। पीएफआई अगर गलत देश- है या आपकी सही? संस्कृति मैं वो साजिद है- रशीदी से जानना चाहता आपकी हूँ। संस्कृति वो है कि जेल में बैठकर 5 दफा आपने इस्तीफा दिया। 5 दफा माफीनामे मांगे आपने 5 दफा। देश सर्वोपरि है। अंग्रेजों और से देश माफी की मांगने सरहदों वाले से कोई हिंदू समझौता संस्कृति की नहीं बात किया जा करते हैं। सकता, चाहे भले ही अंग्रेजों से यानी माफी आप ये मांगने देखिए वाले जब दो भाई हिंदू होते हैं, संस्कृति की उनका बात धर्म कैसे भी एक करते होता हैं? और किस दोनों मुंह से बात अपने करते अपने हैं? घर की वकालत करते हैं। तो इसलिए मुझे भी अपने घर को अपने घर मुफ्ती को शमून मजबूत साहब, करना है। मुफ्ती शमून और जो साहब। लोग ऐसा कर रहे हैं कि अगर देश देख रहा है और जी, सुन रहा है। जी, जी। क्लोजिंग मैं ये कमेंट कहना में चाहूंगी चाहता हूं- बहस में आपकी तरफ से। नहीं। देश सुन रहा है, देख रहा है। मैं
मैं ये कहना चाहता हूं कि देश सारे हमारे धर्मों से, सारे हमारे मफादों से ऊपर है। माई होम इंडिया, मेरा देश मेरा घर है। अगर मेरा घर कमजोर होगा तो कोई किराए का घर मुझे नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश को सर्वोपरि रखना, उसे मजबूत रखना, उसकी अखंडता, उसकी एकता को कायम रखना, यह हम सबका फर्ज है। और अगर देश कमजोर होगा तो हम कहां होंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब देश के अंदर मुगलों का राज था, यहां तुर्क लोग शासन कर रहे थे, तो उस वक्त अहमद शाह अब्दाली आया। उसने ये नहीं देखा कि इस देश की जिन औरतों का उसने अपमान किया या यहां से वो लूट मार करके ले गया, वो तो मुसलमान था, और यहां उसने ना हिंदू देखे ना मुसलमान देखे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, शासकों का कोई धर्म नहीं, हमें अपने देश को सर्वोपरि रखना है। और देश अगर कमजोर होगा तो हम सब कमजोर होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं जरूरत पड़े तो देश के हर नागरिक पांच की पंक्तियों से मैं बहस शांत करूंगी। उन्होंने कहा था भारत देनी चाहिए। भारत मेरे सम्मान का सबसे बड़ा शब्द, ऐसा शब्द जहां कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है बाकी सारे शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। समझिए, आप भारत 24 पर हैं, बात हो रही है भारत की, देश की अखंडता की, एकता की, और उसके साथ समझौता नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।